अस्सलाम वालेकुम। मैं हाजिर हूँ माह मोहब्बत की एक नई एपिसोड के साथ। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए बढ़ते हैं नॉवल की तरफ। हियर वी गो। माजी। अक्सम और उसामा की दोस्ती जेब से यूनिवर्सिटी में हुई थी। जेब एक यतीम लड़की थी। वो इसका स्कॉलरशिप पर पढ़ने पाकिस्तान से कनाडा आई थी। उसामा की दोस्ती जल्द ही मोहब्बत में बदल गई तो इसने अपने वालिदैन से इजाज़त लेकर ज़ेब से शादी कर ली थी। तालीम मुकम्मल होने से तकरीबन एक हफ्ता पहले इनकी निकाह हुआ था, जिसमें अक्सम ने बतौर गवाह अपना फरीज़ा सर अंजाम दिया था। अक्सम ने अपने माँ बाबा जान से मशवरा करके वहाँ एक फ्लैट खरीदा था जहाँ अब वो तीनों रह रहे थे। उसामा एक दिन हॉस्पिटल से वापस आ रहा था जब इसका एक कार से बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ। इत्तेफाक था यहाँ कुछ और कि अक्सम ने इसी दिन पाकिस्तान वापस जाना था। 5 साल इसने हानम की आवाज़ और इसे देखे बगैर गुजारे थे, लेकिन उसामा के एक्सीडेंट की खबर मिलते ही वो अपना इरादा बदल चुका था। फिर जब डॉक्टर ने इसको कोमा में जाने का बताया तो इसने बाबा जान और अम्मा जान को सब बताकर इनसे माजरत करते हुए अपना पाकिस्तान न जाने का फैसला सुनाया दिया। युसरा बेगम जानती थी कि अक्सम कभी भी उसामा को तन्हा छोड़कर वापस नहीं आएगा, इसीलिए उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर इसे इजाज़त दे दी थी। इर्तिसाम ने काफ़ी वावेला मचाया था, लेकिन दिलावर खान की डांट से इसे भी खामोश करवा दिया था। हानम इन सब से लाइल्म थी। वो नहीं जानती थी कि अक्सम को वहाँ क्यों इतने साल रुकना पड़ा। वो काफ़ी हद तक इससे बदगुमान हो चुकी थी। बदगुमानी अब क्या रंग लाने वाली थी, ये तो कोई नहीं जानता था, लेकिन इतना ज़रूर था कि अब हानम ने वक्त पर सब कुछ छोड़ दिया था। चाचू, मैं मोम को देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से। मुझे लगता है मोम मोटी हो गई हैं। इत्तेसाम और समामा हाल में बैठे आइसक्रीम खा रहे थे, जो कि समामा की फरमाइश पर इत्तेसाम लेकर आया था। तब समामा ने हानम की तरफ देखकर कहा, जो किसी मुलाजमा को कुछ समझा रही थी। इत्तेसाम ने हानम को देखकर समामा को घूरा और दांत पीसते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बिल्कुल नॉर्मल है। तुम्हारी आंखें मोटी हो गई होंगी। इत्तेसाम की बात पर समामा ने अपनी ग्रीन कलर की आंखों को छोटा किया और छोटी सी नाक को फुलाते हुए बोला, चाचू, कभी कभी मुझे लगता है जैसे आपका सुतीला भतीजा हूं और मोम आपकी सगी बहन। समामा के शिकवे पर इत्तेसाम ने कहका लगाया तो समामा ने इसे घूरा, बात मत कीजिएगा मुझसे। समामा की ब्लैकमेलिंग पर इत्तेसाम ने अपना सर नफी में हिला दिया। मतलब वो पक्का वाला नाराज होने वाला था। इत्तेसाम ने एक नज़र हानम को देखा जिसके खिलाफ वो मजाक में कुछ बर्दाश्त नहीं करता था, और एक नज़र इत्तेसाम को जो अपनी ही माँ को मोटा कहने पर इसे ब्लैकमेल कर रहा था। अब नाराजगी कैसे खत्म होगी? इत्तेसाम की बात पर समामा की आंखें चमक उठी। आप मो को बताएं कि वो कितनी मोटी हो गई हैं। समामा की बात पर इत्तेसाम की पूरी आंखें खुली थी। अच्छा खासा वो इसकी शामत को दावत दे रहा था। एक तरफ खाई थी तो दूसरी तरफ कुआं। समामा ने इसे अच्छा खासा बेबस किया था। इत्तेसाम इसे घूर रहा था जब हानम भी वहां आ गई। क्या हो रहा है यहाँ? हानम मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठ गई तो समामा ने आंखों से इत्तेसाम को इशारा किया और वो अपना गला खंगार कर हानम की तरफ मतवज्जो हुआ। भाभी, आपको अपना डाइटिंग करनी चाहिए क्योंकि आप मोटी हो गई हैं। इर्तिसाम की बात पर हानम को सदमा हुआ था। इसने इर्तिसाम को घूरा और धीमी आवाज में बोली, सामी पिटोगे अब मुझसे। हानम ने इर्तिसाम को घूरा तो जिस मामा के साथ मिलकर इसे तंग कर रहा था। मोम, रिलैक्स करें, चाचू के दिमाग का कोई स्क्रू ढीला है बस। दसलस मामा ने हानम से कहा तो हानम ने प्यार से इसकी पेशानी के बाल बिखेरे। मेरी जान। हानम ने इसके दोनों गालों पर बैवक बोसा दिया था। ओए मॉम के चमचे, थोड़ी देर पहले कौन कह रहा था कि हानम भाभी मोटी हो गई है? इत्तेसाम ने इस मामा को घूरा था जबकि इस मामा मासूम सी शक्ल बनाए हानम की गोद में बैठ गया। मॉम, चाचू रमजान में भी झूठ बोलते हैं। इस मामा ने मासूमियत से हानम को देखकर कहा, आई नो मेरी जान, तुम्हारे सामी चाचू झूठ बोल रहे हैं। मैं जानती हूँ मेरा बेटा मेरे बारे में कभी ऐसे अल्फाज नहीं बोलेगा। हानम ने इर्तिसाम को घूरा था जबकि इस मामा ने मुस्कुराते हुए इर्तिसाम को देखा और अपनी दाईं आंख का कोना दबा दिया। भाभी, ये झूठ बोल रहा है।
इत्तेसाम ने एहतजाज किया, हालांकि जानता था इन दोनों माँ बेटे के दरमियान बोला बेवकूफ़ी है बस। सामी बस कर दो। और समामा, तुम ये बताओ होमवर्क किया? हानम की आवाज़ पर इत्तेसाम मुंह बनाते हुए आइसक्रीम खाने लग गया, जबकि समामा ने मासूम बनने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए हानम को देखा और बोला, मॉम मैं तो तोड़ने वाला था, लेकिन चाचू ने मुझे पिलाकर आइसक्रीम हाथ में थमा ले और बोला, मामा तुम ये पहले खा लो, होमवर्क बाद में कर लेना। इसकी बात पर इत्तेसाम का आइसक्रीम खाने वाला हाथ रुका था और इसने घूर कर इस छोटे पैकेट को देखा था जो धमाके कर रहा था। हानम ने दायां ब्रुच खाकर इत्तेसाम को देखा। बेटा आपके चाचू तो है ही नालायक। अब जल्दी से जाओ और होमवर्क करो जाकर, मैं अभी आकर चेक करती हूँ। समामा दिल जला देने वाली मुस्कुराहट इत्तेसाम की तरफ उछालते हुए अपने कमरे की तरफ गया था, जबकि इत्तेसाम इसकी पुष्टि देखकर मुस्कुरा दिया था। आप जानती हैं वो झूठ बोलकर गया है। हानम को अपनी तरफ घूरते हुए देखकर इत्तेसाम जल्दी से बोला, तुम इसके हाथों जल्दी बेवकूफ बन जाते हो सामी। क्या जरूरत होती है इसकी ब्लैकमेलिंग में आने की? मुझे तो हैरानगी होती है इस बात पर कि तुम बिजनेस कैसे चलाते हो। हानम की तासुफज़दा आवाज पर इत्तेसाम मुस्कुराया था। बस देख लें। तुम बैठो, मैं जरा समामा को देख लो। यकीनन स्कूल की डायरी से अपनी शिकायत को मिटाने की नाकाम कोशिश कर रहा होगा। हानम बोलते हुए कमरे की तरफ चली गई, जबकि इत्तेसाम अपने मोबाइल पर आने वाली बेल की तरफ मतवज्जो हो गया। हाई कॉलिंग देखकर इसकी मुस्कुराहट गहरी हुई थी। इसने कॉल रिसीव की और अक्सम से बातों में मसरूफ हो गया। 1 महीने बाद वो एयरपोर्ट पर खड़ा इनका मुंतजिर था। जैसे ही वो बाहर आए, इल्तिसाम के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। 10 साल बाद अक्सम खान इसके रूबरू था। चंद कदमों से फासले पर वो शहजादों की आन बान लिए इसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। इससे 2 कदम के फासले पर जेब अपने बेटे मूसा को उठाए इसकी तकलीद में चल रही थी। उसामा मजीद 1 हफ्ते लेट इसीलिए था क्योंकि इसके कागजात का कुछ इशू हो गया था इसकी सेहत की वजह से, जो 1 हफ्ता इसे मजीद वहां रुकना पड़ा। इसने ज़बरदस्ती अक्सम को वापस भेजा था। ज़ेब को भी वो 1 हफ्ते बाद ही अपने घर वापस ले जाने वाला था। इर्तिसाम ने ज़ेब को देखा और मुस्कुराया। सब घर वालों को मालूम था कि वो सामा की बीवी है, सिवाय हानम के। खुश आमदीद भाई, कैसे हैं आप? इत्तेसाम अक्सम के बगलगीर होते हुए भराई आवाज में बोला। अक्सम ने इसे जोर से खुद में भींच लिया। आंखें तो इसकी भी नम हुई थी, लेकिन वो मजबूत रहना चाहता था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ। वैसे छोटे खान, अब तुम काफी बड़े हो गए हो। अक्सम ने मुस्कुराकर इसकी पेशानी पर बोसा दिया था। इत्तेसाम ने सिर्फ मुस्कुराने पर ही इक्तफा किया था। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? मैं अक्सम भाई का छोटा भाई हूँ, मतलब उसामा भाई का भी भाई, तो इसीलिए आप मेरी भाभी हैं। उसामा की रिश्ते की वजाहत पर जेब और अक्सम दोनों मुस्कुरा दिए थे। वालेकुम सलाम भाई, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और छोटे, तुम सुनाओ कैसे हो? इत्तेसाम ने मूसा को गोद में उठाते हुए पूछा। मैं छोटा नहीं हूँ अंकल, देखे इतना बड़ा हूँ मैं। छोटे स्कूल नहीं जाते, जबकि मैं स्कूल जाता हूँ, है ना पापा? मूसा को इत्तेसाम की बात पसंद नहीं आई थी, इसीलिए वह अक्सम से वजाहत तलब करने लगा। हाँ भाई मूसा, बिल्कुल छोटा नहीं है। अच्छा छोटे खान, घर में किसी को बताया तो नहीं? अक्सम ने कुछ याद आने पर पूछा। भाई फिक्र ना करें, किसी को नहीं मालूम कि आपने आज पाकिस्तान आना है। अच्छा आप चले घर, आपको घर छोड़कर मुझे एक मीटिंग के लिए भी जाना है, फिर इंशाल्लाह रात को मुलाकात होगी। इर्तिसाम मूसा को उठाए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया, जबकि अक्सम ने एक लंबी सांस अपने अंदर खींची थी। गोया इस खुशबू को महसूस करने की कोशिश थी जिससे वो पिछले 10 सालों से महरूम था। जेबिस की तकलीद में गाड़ी तक पहुंची और गाड़ी में बैठकर वो खान हवेली की तरफ रवाना हो गए थे। अम्मा जान, इससे बोलें मेरा मोबाइल वापस करे, मुझे जासिया से बात करनी है। सुमामा, जिसके हाथ में हानम का मोबाइल था, वो हंसते हुए आगे आगे भाग रहा था, जबकि हानम इसके पीछे इसे घूरते हुए भाग रही थी। युसरा बेगम सोफे पर बैठी तस्बीह पढ़ते हुए दोनों माँ बेटे को देख रही थी। हानम की आवाज पर वो मुस्कुराते हुए हानम को देखने लगी। इनकी नजर में हानम अभी भी बच्ची ही थी, क्योंकि कभी कभार इसकी हरकतें स्मामा की ही तरह होती थी। स्मामा बेटा, अपनी माँ को तंग नहीं किया करो और इसको मोबाइल दे दो, तुम्हारी खाला से जरूरी बात करनी होगी इसे। युसरा बेगम की आवाज पर सबामा ने हानम को देखा, जो इसे देखकर घूर ज्यादा रही थी। पहले मोम को बोले मुझसे प्रॉमिस करे
کہ مجھے رافیہ کی برتھ ڈے پر جانے دے گی اور کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ سماما کی شرط پر یسرا بیگم کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ تمہاری پٹائی کروں گی اگر جانے کا بھی نام لیا تو۔ جانتے ہو کتنی دور ہے ان کا گھر؟ 2 گھنٹے شہر جانے میں لگیں گے اور 2 گھنٹے واپس آنے میں۔ 1 گھنٹہ تم وہاں اسٹے کرو گے تو پورے 5 گھنٹے میں تمہیں اپنی نظروں سے دور نہیں کروں گی، وہ بھی ایک فالتو کام کے لیے۔ خانم نے سنجیدگی سے سماما کو دیکھ کر کہا، موم پلیز نا، ویسے بھی آپ کہیں جانے کب دیتی ہیں؟ سماما خان، میں ایسی کوئی اجازت نہیں دے رہی۔ خانم کی بات پر سماما نے منہ بسورا تھا۔ موم پلیز بس کرو۔ خانم سماما کی بات درمیان میں ہی کاٹ کر بولنے لگی، مگر جیسے اس کی نظر دروازے پر کھڑے اقسم کو دیکھا، اس کے لفظوں نے اس کی آواز کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ خانم نے پلک جھپکے بغیر اسے دیکھا تھا، ویسا ہی تو تھا وہ۔ ہاں، تھوڑا بہت بدلاؤ آیا تھا اس میں۔ بھوری آنکھوں پر چشمہ تھا، فرنچ کٹ داڑھی اس کی شخصیت کا سنوار رہی تھی۔ لیمن کلر کی شرٹ اور بلو جینز پہنے، بالوں کو اچھے سے جل سے سیٹ کیے، وہ خانم کے دل کو دھڑکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اقسم کا حال بھی مختلف نہ تھا۔ وہ پتلی سی خانم اب تھوڑی ہیلدی ہو چکی تھی، دھوتیا رنگت مزید نکھر گئی تھی۔ یہ اتفاق ہی تو تھا کہ وہ بھی لیمن کلر کی شلوار قمیض پہنے، سر پر دوپٹہ اوڑھے، اپنی شخصیت سے مقابل کو دل و جان سے اپنی طرف متوجہ کر گئی تھی۔ 10 سال بعد وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، حواسوں نے گویا کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ بے خودی اتنی تھی کہ ارد گرد کون ہے ہوش نہیں رہا تھا۔ ہوش کی دنیا میں قدم ابتسام کی آواز پر رکھے گئے تھے۔ خانم نے ہڑبڑا کر نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ اماں جان، دیکھیں کون آیا ہے۔ یسرا بیگم نے نم آنکھوں سے اقسم کو دیکھا تھا۔ السلام علیکم اماں جان، کیسی ہیں آپ؟ اقسم آہستہ سے قدم اٹھاتے ہوئے ان کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ یسرا بیگم نے لرزتے ہاتھوں سے اقسم کے چہرے پر ہاتھ رکھے تھے۔ وہ رونا نہیں چاہ رہی تھی لیکن وہ ضبط کھو رہی تھی۔ اقسم میرا بچہ۔ اقسم کے آنسو ان کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو بھگو گئے تھے۔ وہ بچہ بن چکا تھا، اپنی ماں کو دیکھ کر بے ساختہ ان سے یسرا بیگم کو اپنی آغوش میں لیا تھا۔ 10 سالوں کا غبار تھا جو نکل رہا تھا۔ اماں جان بس کر دیں، اب آ گیا ہوں نا، کبھی نہیں جاؤں گا آپ کو چھوڑ کر۔ اقسم اپنے ہاتھوں میں ان کے چہرہ کو تھام کر بولا، پھر جھک کر ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ جواب میں وہی عمل یسرا بیگم نے دہرایا تھا۔ ان کے عمل میں شدت تھی، ممتا کی پیاس تھی، محبت تھی۔ انہوں نے 4-5 بار اقسم کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ سماما کو یسرا بیگم کے پیار کرنے کا انداز اقسم کے ساتھ پسند نہیں آیا تھا۔ اس نے بھی خانم کی طرح اقسم کو آج تک نہیں دیکھا تھا، اور یہ خانم کی ہی ضد تھی کہ اس کا اور اس کے بیٹے کا اقسم سے کوئی واسطہ نہیں، اسی لیے وہ دونوں اس سے بات نہیں کریں گے۔ اقسم کی تمام تصاویروں کو خان حویلی سے ہٹا کر ایک صندوق میں بند کر کے اسٹور روم میں رکھوا دیا تھا۔ خانم نے وہ سخت دل نہیں، بہت زیادہ سخت دل ثابت ہوئی تھی اقسم کے معاملے میں، لیکن اس کی ایک جھلک اس کے پتھر دل کو موم کر گئی تھی۔ آپ کون ہیں؟ ہٹے یہاں سے، یہ میری دادی جان ہے۔ سماما نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اقسم کے ہاتھ جو یسرا بیگم کے چہرے کو تھامے ہوئے تھے ہٹائے اور اسے گھورنے لگا۔ اقسم نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ اماں جان، یہ اقسم نے سماما کی طرف اشارہ کر کے جیسے یقین چاہا تھا یسرا بیگم سے، یہ سماما خان ہے۔ یسرا بیگم نے سماما کے سر پر بوسہ دے کر اسے اپنی گود میں بٹھا لیا تھا۔ اقسم نے مسکرا کر سماما کو دیکھا اور نرمی سے اس کے بال بکھیر کر بولا، مجھ سے نہیں ملو گے چیم؟ آپ کون ہیں؟ یہ تمہارے پاپا ہیں سماما۔ یسرا بیگم نے سماما کو دیکھ کر جواب دیا، نہیں، یہ صرف موسیٰ کے پاپا ہیں۔ موسیٰ جو کب سے اقسم کو دیکھ رہا تھا سماما کو پیار کرتے دیکھ کر بول پڑا۔ زیب جس کی موجودگی کو سب افراد فراموش کر بیٹھے تھے، نظر انداز کر چکے تھے، ان پر توجہ اس کے بیٹے نے دلوائی۔ خانم نے چونک کر موسیٰ کو دیکھا تھا جو حق سے اقسم کو پاپا بول رہا تھا۔ میرے شیر، ادھر آؤ، تمہیں تمہاری دادا جان سے ملواؤں۔ زیب، تم بھی آؤ ادھر۔ اقسم کے لہجے میں موجود محبت خانم کو جلتے انگاروں پر لٹا گئی تھی۔ یقین کا محل چھن کر کے ٹوٹا تھا۔ خانم کو اس ماحول میں سانس لینے میں دشواری محسوس ہونے لگی تھی۔ کسی اور کے لیے وہ خان کی آنکھوں میں محبت کیسے دیکھ سکتی تھی؟ السلام علیکم اماں جان، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بیٹا، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک، تم سناؤ، اور سفر کیسا رہا؟ سیب کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے یسرا بیگم نے مسکرا کر پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں اماں جان، اور سفر بھی بہت اچھا گزرا، بس آپ کا بیٹا مجھے کافی تنگ کر رہا تھا۔ زیب، میں نے کب تنگ کیا تمہیں؟
अक्सम ने इसे मसनूई घूरा था। मान जाओ अक्सम, तुमने तंग किया था मुझे, और मैं बाबा जान से भी शिकायत लगाने वाली हूँ। सेब ने मुस्कुराकर अक्सम को धमकी दी। हानम को अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं हुआ कि सब आगाह थे इस लड़की की हैसियत से। वो नजरअंदाज नहीं, बिल्कुल इसके वजूद को सानी कर दिया गया था। मुख्तलिफ सोचों में गिरी वो आहिस्ता से कदम उठाते हुए वहां से कमरे में चली गई थी। अक्सर ने जब मुड़कर इसे देखा तो वो कहीं नहीं थी, मतलब वो नाराजगी का इजहार कर चुकी थी। इत्तेसाम अपनी मीटिंग के लिए जा चुका था। मूसा और मामा दोनों अक्सम की गोद में बैठे थे। दिलावर खान भी अक्सम के पास ही बैठे इससे बातें कर रहे थे और उसामा के बारे में पूछ रहे थे। जेब अम्मा जान के पास बैठी बातें कर रही थी। अगर कोई खुद को तन्हा महसूस कर रहा था वो थी हानम। सुबह से शाम हो चुकी थी मगर वो कमरे से बाहर ना आई थी। अक्सम की मुंतजिर नजरें हर आहट पर अपने कमरे के दरवाजे की तरफ उठती, लेकिन मायूसी का सामना करते हुए वो दोबारा दिलावर खान की तरफ मतवज्जो हो जाता। वो जब से कमरे में आई थी बेड पर औंधे मुंह लेटी रोई जा रही थी। मोहब्बत की यही तो बुराई है कि वो जब शिद्दत पसंद होती है तो शराकत का ख्याल भी सांस रोक देता है। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किसी और को मुझ पर फोकियत दी? मैं तो मोहब्बत करती थी आपसे, लेकिन आपने तो मुझसे मेरे तमाम हकूक को छीन लिया। कैसे बर्दाश्त करूं आपकी तकसीम? आपकी तवज्जो सिर्फ हानम के लिए थी खान। आपकी मोहब्बत पर सिर्फ मेरा हक था। फिर कैसे वो शरीक बन गई? इसके लिए छोड़कर गए थे मुझे ताकि किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। तो ठीक है, मैं भी अब आपको अपनी जिंदगी में शामिल नहीं होने दूंगी। नहीं टूट सकती मैं रोज रोज। मेरे लिए मेरा बेटा काफी है खान, काफी है। अक्सम की तस्वीर से मुखातिब होते हुए वो खुद को अजियत की इंतहा पर थी। आधे घंटे बाद कमरे का दरवाजा खटखटाया तो हानम ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और अपनी आवाज को नॉर्मल करते हुए बोली, कौन? हानम बेटा, खाना लग गया है, आकर खा लो। ऋषिदबी की आवाज पर वो जख्मी सा मुस्कुराई थी। अभी तो मजबूत बनना का सोचा था, तो क्या इतनी जल्दी वो सब मान ले? वो कैसे देख सकेगी खान के पहलू में इस लड़की को? नहीं, मैं नहीं जा सकती। हानम खुद से बड़बड़ाई, चची मेरे सर में दर्द है, दवाई खाकर सोने लगी हूँ, और वैसे भी मुझे भूख नहीं है। अम्मा जान से माजरत कर लीजिएगा। हानम ये बोलकर वॉशरूम की तरफ चली गई जबकि रशीदा भी वहां से किचन में चली गई थी। क्या हुआ रशीदा भी? हानम कहाँ है? दिलावर खान ने हानम का इंतजार करते हुए पूछा। अक्सम ने भी जवाब के लिए रशीदा को देखा था। वो खान साहब, छोटी बीबी बोल रही है इनके सर में दर्द है और अभी इन्हें भूख भी नहीं है, वो दवाई खाकर सोने लगी हैं। पागल है क्या? वो सुबह से कुछ नहीं खाया इसने और अब ऐसे ही दवाई खाकर सोएगी। आप इसे बुला कर लाएं और बोले मैं बुला रहा हूँ। अक्सम परेशानी से रशीदा भी को देखकर सख्त लहजे में बोला। सब घर वालों ने हैरानगी से इसका गुस्सा देखा था। बड़े खान, वो नहीं आएगी, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए इसे परेशान ना किया जाए तो अच्छा है। दिलावर खान की बात पर अक्सर ने अपने लब भींचे थे जबकि इत्तेसाम ने बमुश्किल मुस्कुराहट का गला घोटा था। एक तो वो भूखी है और बजाय इसे समझाने के सब इसकी बेजा जिद मान रहे हैं। अक्सम खुद से बड़बड़ाया तो इत्तेसाम ने अपने कहके को बमुश्किल लब भींच कर जब्त किया। भाई, यकीनन आज रात आप मेरे कमरे में रुकने वाले हैं। इत्तेसाम की बात पर अक्सम ने इसे घूरा था जबकि पास बैठी जेब इसकी बात पर मुस्कुरा दी थी। मूसा और समामा दोनों एक दूसरे को खाना खिलाने में मसरूफ थे। जब से मामा को मालूम हुआ था वो अक्सम की दोस्त का बेटा है, वो कुछ ज्यादा ही मूसा पर मेहरबान हो रहा था। मामा जानता था आज रात इसे भी कमरे में जगह नहीं मिलनी, क्योंकि इसकी माँ अपनी जिद में इसे भी पीछे छोड़ देती थी। खाना खाकर जेब मूसा को लेकर अक्सा वाले कमरे में चल गई जबकि अक्सम और मामा इत्तेसाम के कमरे में चले गए। 2 दिन से वो तकरीबन कमरे में बंद थी, खाना भी इधर ही खा रही थी। आज अक्सम हवेली से बाहर रह गई, यह खबर सुनकर ही वो थोड़ी देर के लिए छत पर गई थी, मगर वहां भी 10 मिनट बैठकर ही वापस आ गई थी। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुई सामने अक्सम को देखकर ठटक गई, लेकिन जल्द ही खुद को कंपस करते हुए अंदर आई और अक्सम का मुकम्मल नजरअंदाज करते हुए सीधे अलमारी की तरफ बढ़ी। अक्सम खामोशी से सोफे पर बैठा मुतबस्सम से अंदाज में मुस्कुराते हुए इस परी पैकर का चेहरा देख रहा था जो अब अलमारी से कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ चली गई थी। थोड़ी देर बाद वह वॉशरूम से कपड़े चेंज कर निकली तो अक्सम वहीं मौजूद था। हानम को गुस्सा आ रहा था इसे कमरे में देखकर, लेकिन लबों को भींचकर वो खुद को कुछ भी कहने से बाज रख रही थी। क्या इतना बुरा हूं मैं? एक नजर देखना भी गवारा नहीं कर रही तुम? अक्सम आहिस्ता से चलते हुए इसके पास आया जो दुपट्टे को सर पर सजाए ड्रेसिंग टेबल से चीजें उठाकर इधर उधर कर रही थी। हानम ने अक्सम की बात पर इसे देखने तक की जहमत नहीं की थी। मानता हूँ गलती हुई है मुझसे, लेकिन गलती?
اقسم کی بات کو درمیان میں ہی کاٹ کر وہ پلٹ کر غصے سے بولی تھی۔ اقسم نے لب بھیج کر اس کے سرخ چہرے کو دیکھا تھا۔ غلطی نہیں خان، بھلا آپ غلط ہو سکتے ہیں؟ غلطی تو میری تھی، جس نے آپ جیسے دھوکے باز شخص پر اعتبار کیا، آپ سے محبت کی، آپ کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ لیکن آپ نے جو کیا وہ غلطی نہیں تھی خان۔ آپ کا تو حق ہے 4 شادیوں کا، تو میری طرف سے آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ دوسری بیوی لے آئے ہیں نا، بچے سمیت، اب تیسری یا چوتھی بھی لے آئے، لیکن میری جان چھوڑ دیں۔ حنم تو گویا پھٹ پڑی تھی۔ اقسم کی آخری بات پر اس کی آواز رونا نہ چاہتے ہوئے بھی رن گئی تھی۔ اقسم نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تھا تاکہ اس کی سانسوں کو سمیٹ لے، مگر حنم اس سے دور ہو گئی تھی۔ چلے جائیں یہاں سے اور میرے سامنے مت آیا کریں آپ۔ جب آپ میرے سامنے آتے ہیں مجھے شدت سے اپنے خسارے کا احساس ہوتا ہے۔ بالآخر وہ اپنی خاموشی کو توڑتے ہوئے آج خود کو اس پر عیاں کر گئی تھی۔ اقسم کے لبوں پر مسکراہٹ نے جھلک دکھلائی تھی، جسے وہ کمال مہارت سے چھپا گیا تھا، کیونکہ حنم کے سامنے مسکرا کر وہ اس کے غصے کو مزید اضافہ نہیں کر سکتا تھا۔ پہلی بیوی ہو تم میری، ایسے کیسے چھوڑ دوں تمہیں؟ 10 سال کا وقفہ کم نہیں تھا جو اب مزید تمہاری دوری برداشت کروں۔ اقسم سنجیدگی سے بولتے ہوئے اس کی جانب بڑھا تو حنم آہستہ سے اپنے قدموں کو پیچھے کی سمت اٹھانے لگی۔ خان، میں بول رہی ہوں میرے پاس مت آئیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ حنم کمرے میں ارد گرد نگاہیں دوڑاتی اپنے دفاع کے لیے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ اقسم نے مسکرا کر اس کی آنکھوں کی ہیر پھیر دیکھی تھی۔ بیوی ہو میری، کیسے دور رہوں تم سے؟ اور ابھی اقسم کے الفاظ منہ میں ہی تھے جب حنم نے ڈریسنگ ٹیبل سے پرفیوم اٹھا کر اقسم کی طرف پھینکا جو اقسم کے کندھے پر لگا تھا۔ جنگلی بن چکی ہو تم ان 10 سالوں میں، اقسم اپنے کندھے کو سہلاتے ہوئے بولا تو حنم نے اسے گھورا اور خاموشی سے وہاں سے جانے لگی۔ جب اقسم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا وہ رکی تھی اور اقسم کو دیکھنے لگی جو مسکرا کر اس کے قریب ہوا تھا۔ تم سے دور رہ کر میں بھی تڑپا ہوں، سزا اتنی سناؤ جس کے بعد میں تمہیں پچھتانا نہ پڑے۔ یہ بول کر وہ جھکا تھا اور اس کی پیشانی پر اپنی محبت اور حقیقت کا شرف بخشتے ہوئے پیچھے ہوا تھا۔ حنم تو اس کی ذرا سی قربت پر حواس باختہ ہو چکی تھی۔ دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تو سانسوں نے بھی روانگی سے چلنا شروع کر دیا۔ رخسار تپنے لگے، لبوں نے کپ کپانا شروع کر دیا، پلکوں پر حیا کا بوجھ اتنا گرا کہ وہ اٹھنے سے انکاری ہو گئی۔ اقسم نے مسکرا کر اس دل فریب منظر کو قید کیا تھا اور پھر ان کے دائیں کان میں جھکا تھا۔ I want a baby girl حنم، اس کی سرگوشانہ آواز میں کہی گئی زومائنی بات پر اس کے جسم میں جیسے کرنٹ سا دوڑ گیا تھا۔ وہ سانس روکے زمین کو گھورنے لگی تھی۔ اقسم نے اس کی جان مزید ہلکا نہ کرتے ہوئے اسے چھوڑا تو وہ تقریباً بھاگنے والے انداز میں دوبارہ واش روم کے اندر جا گھس گئی تھی۔ اقسم نے بمشکل اپنے کہکہے کا گلا گھوٹا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ حویلی سے باہر جا کر وہ کھل کر ہنسا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حنم اس سے ناراض ہے، مگر وہ تو کسی اور ہی بات پر ناراض تھی جس کا نہ سر تھا اور نہ پیر۔ وہ پرسکون ہو چکا تھا، وہ اسے تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا تو وہ اسے منانے گیا تھا، مگر اس کی جلن سے مزید تنگ کرنے پر اکسا رہی تھی۔ ویسے بھی کل ماما نے واپس آ جانا تھا، تب حنم کی کیا حالت ہونے والی تھی یہ سوچ ہی اقسم کے لبوں پر مسکراہٹ لانے کے لیے کافی تھی۔ 1 ہفتے سے پہلے ہی اس ماما کے کاغذات کا مسئلہ حل ہو گیا تھا، اس لیے وہ 3 دن بعد ہی پاکستان واپس آنے والا تھا۔ حنم آج خلاف معمول ناشتے کے لیے کچن میں آئی تھی تو وہاں سب موجود تھے۔ اقسم کے ساتھ والی کرسی پر زیب کو بیٹھے دیکھ کر وہ جی جان سے کڑی تھی۔ خود پر ضبط کرتے ہوئے وہ اندر آئی اور بمشکل خود کو کمپوز کرتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، السلام علیکم۔ حنم کی آواز پر سب متوجہ ہوئے تھے۔ اسماما تو اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پاس پہنچا تھا۔ وعلیکم السلام اینڈ گڈ مارننگ مام۔ اسماما خوشی سے اس کے گلے لگ کر بولا۔ سب نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ وہ اقسم کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اسماما اور اعتصام کے درمیان والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے اب حنم؟ حنم اسماما کے لیے ناشتہ پلیٹ میں نکال رہی تھی جب زیب نے اسے مخاطب کیا۔ حنم نے بنا کوئی جواب دیے اسماما کو ناشتہ دیا اور خود بھی ناشتہ نکال کر کھانے لگا۔ سب گھر والوں نے حیرت سے اس کا زیب کو نظر انداز کرنا دیکھا تھا۔ اقسم زیب کا شرمندہ سا چہرہ دیکھ کر حنم کا گھورنے لگا جو سب سے بے نیاز برتے ہوئے ناشتے میں مشغول تھی۔ حنم، زیب نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ اقسم کی دھیمی مگر سخت آواز پر حنم نے اپنا سر اٹھایا۔ جو بھی کہا میں نے سن لیا اور جواب دینا نہ دینا میری مرضی ہے مسٹر اقسم خان۔ اب آپ خاموشی سے ناشتہ کریں اور مجھے بھی کرنے دیں۔
हानम ने अक्सम की तरफ देखकर संजीदगी से कहा। दिलावर खान और यूसरा बेगम ने शौक नजरों से हानम को देखा था, जबकि समामा और इत्तेसाम कभी हानम को देख रहे थे तो कभी अक्सम को। अक्सम ने गुस्से से कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था, जब जेब ने इसके बाजू पर अपना हाथ रखकर इसे खामोश करवा दिया। हानम को यह मंजर दुनिया का सबसे बदतरीन मंजर लगा था। वो सुलगती हुई अपनी जगह से उठी और कुर्सी को खींच कर धकेलते हुए किचन से निकलती चली गई। अक्सम बिना किसी ताखीर के इसके पीछे गया था। या अल्लाह खैर। युसरा बेगम भी साख्ता बोलते हुए इनके पीछे गई थी। आहिस्ता आहिस्ता सब किचन से निकलकर हॉल में जाना शुरू हो गए थे, जहां हानम के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। हानम अपने कमरे की तरफ जा रही थी जब अक्सम ने इसका बाजू पकड़कर इसे रोका। कब अकल आएगी तुम्हें हानम? क्या तुम्हें मालूम नहीं खुद से बड़ों से कैसे बात की जाती है? अक्सम इसे घूरते हुए बोला। हानम ने इससे बाजू छुड़वाने की कोशिश की तो मुकाबिल की गिरफ्त सख्त हो गई। मुझे तमीज सिखाने से पहले अगर आप अपने गिरेबान में झांक लें तो इस तरह सवाल करने की जरूरत आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगी। अक्सम के इसका जवाब देना एक आंख नहीं भाया था। तुम हद से बढ़ रही हो हानम। सब घर वाले खामोशी से इन दोनों को देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं थी इन दोनों के मामले में बोलने की, सिवाय दिलावर खान के, जो खुद खामोशी से सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहे थे। मैं हद से बढ़ रही हूँ खान? क्या वाकई? हानम की इसकी बात इसकी तमाम हदों को तोड़ने पर मजबूर कर गई थी। 10 साल बिना किसी गलती की सजा काटी है मैंने। रातों को उठ उठ कर अपनी मौत की दुआएं मांगी हैं। आप तो चले गए थे ना मुझे तन्हा छोड़कर। मुझसे पूछे कैसे 10 साल गुजारे हैं मैंने, किन अजियतों किन तकलीफों को सीने में दबाए मैं मुस्कुराती रही हूँ। मेरी हदों का तय आप तब करें जब आप इस काबिल हों। मुझे खुद पर हैरत होती है अक्सम खान कि मैं जिंदा क्यों हूं अब तक। एक वनी की गई लड़की को इज्जत अगर मिल भी जाए तो आप सब इसे सजा देना नहीं भूलते। मैं जानती हूँ वनी को इज्जत ज़र्फ वाले देते हैं, लेकिन आप सब ने तो मुझे आसमान पर बिठाकर जमीन पर पटक दिया। जो चीज मैं सोच भी नहीं सकती थी आपने वो कर दिया अक्सम खान। सोतन लाकर मुझे बेमोल कर दिया। मुझे बता दिया कि वनी को इज्जत तो दी जा सकती है, मगर घर की बहू बनाया जाए नामुमकिन ये बात है। मैं कैसे शिकवा कर सकती हूँ आप लोगों से? आपने तो मुझे अपना मशकूर बना दिया, क्योंकि मुझे रहने को छत दी, पेट की भूख मिटाने के लिए खाना दिया, जिस्म को ढांपने के लिए कपड़ा दिया। खैर, मुझे तो मेरे सगे बाप ने अपनी जिंदगी के बदले आप लोगों के हवाले कर दिया, तो मैं फिर आप लोगों से शिकवा क्यों करूं? बोलते हुए आंसू मुसलसल इसकी आंखों से बहते हुए रुखसारों पर फिसलकर नीचे फर्श पर गिरकर बेमोल हो रहे थे। सब घर वाले हानम की बदगुमानी पर हैरान कम शौक सादा थे। अक्सम ने लब भींचकर इसके शिकवे सुने थे। हानम, तुम गलत समझ रही हो। अक्सम सिर्फ मेरा। जेब बात को समझते हुए आगे बढ़ी थी और हानम को अक्सम की सफाई देने लगी, जब हानम ने इसकी बात को दरमियान में ही काट कर अपने लफ्जों से वहां मौजूद सब लोगों को दुख में मुब्तला कर दिया था। आपसे मुखातिब नहीं हूं मैं, इसलिए आप हमारे मामले में मत बोले। और खान, आपने कहा सब भूल जाऊं, माँ बाप बहन, यहाँ तक कि खुद को भी। मैं भूल गई थी खान, अंधा एतबार किया आप पर। लेकिन मुझे क्या मिला सिवाय आपकी शराकत से? मोहब्बत करती थी आपसे, यही सोच मेरी जान ले रही है। आप किसी और के साथ मेरा हक बांट चुके हैं। छोड़ दें अब मुझे मेरे हाल पर। आपको बेटा चाहिए था, वो रहा आपका बेटा। अब मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे अब तलाक। चट्ठाक। इससे पहले अभी अल्फाज मुंह में थे जब अक्सम का हाथ इस पर उठा और इसके दाएं गाल की जीनत बन गया। हानम लड़खड़ा कर नीचे गिरी थी। अक्सम खान! दिलावर खान की धारनुमा आवाज पर वह सुर्ख होती आंखों को मींच गया था। इत्तेसाम और समामा ने आगे बढ़कर हानम को कंधों से थामा था। दिलावर खान आगे बढ़कर इसके मुकाबिल आए और इसे देखते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी पर हाथ उठाने की? पापा जान, आप सबके सामने इसने तलाक का मुतालबा किया, नहीं रख सका खुद पर कंट्रोल। अक्सम शर्मिंदगी से बोला। नजरें मिलाने की हिम्मत इसमें वैसे भी नहीं थी। हानम दाएं गाल पर हाथ रखे भी अभी तक बेयकीनी की कैफियत में थी। सेब मुंह पर हाथ रखे सब कुछ देख रही थी। हमारी तरबियत ने तुम्हें औरत पर हाथ उठाना नहीं सिखाया बड़े खान। और जहां तक बात है तलाक की, तो इसे अभी जो गलत फहमी है तुम इसे दूर करने के बजाय उल्टा इस पर इसे बढ़ा रहे हो। दिलावर खान को तासुब हुआ था। वो तो हानम से नजरें मिलाने के काबिल ही नहीं रहे थे। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम पर हाथ उठाने की? नहीं, आप मेरे पापा। जाएं यहां से, आपके बगैर खुश हैं हम लोग। समामा अक्सम को देखकर गुस्से से बोला।
अक्सम को मजीद शर्मिंदगी हुई थी अपने रवैये पर। वो आहिस्ता से चलते हुए हानम के पास आया, जो फर्श पर निगाहें जमाए अपने आंसू पीने की कोशिश कर रही थी। आई एम सॉरी हानम, गलती से हाथ उठ गया है। मेरी जिंदगी तुमसे शुरू और तुम पर ही खत्म है हानम। ये जेब और मूसा मेरी फैमिली हैं। इस मामा की आवाज पर वो सब घर वाले इसकी तरफ मतवज्जो हुए थे। अक्सम मुस्कुराते हुए इसकी जानिब बढ़ा था और इसे गले से लगाकर वेलकम किया। वो अक्सम से मिलकर हानम के पास आया। जेब मेरी बीवी है और मूसा मेरा बेटा है भाभी। जब हम पढ़ाई के लिए और आज यहाँ आकर मैं मजीद अपने मोहसिन को शर्मिंदा होते नहीं देख सका। असमामा अलिफ से लेकर ये तक सारी बात बताते हुए रो दिया था। सेब ने आगे बढ़कर इसके कंधे पर हाथ रखा था। हानम शर्मिंदगी से नजरें उठाना भूल गई थी। जिंदगी में पहली बार वो अक्सम पर गुस्सा हुई थी और सारा गुस्सा अब इसकी शर्मिंदगी में बदल चुका था। भाभी, ये तो इस कदर मोहब्बत करता था आपसे कि मुझे आपकी किस्मत पर रश्क महसूस होता है। मोहब्बत के नाम से भी जब वाकिफ नहीं थी, इसने तब से चाहा है आपको। इसके खलूस पर आप शक नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी पाकीज़ा इश्क का मैं गवाह हूँ। असामा रश्क से अक्सम को देखकर बोला, जो हानम के झुके सर को देख रहा था। असमामा, नाश्ता कर लो, बातें तो होती रहेंगी। अक्सम ने गोया माहौल को सोगवारियत को कम करना चाहा। नहीं यार, अभी तो घर जाऊंगा। मूसा और जेब को लेकर मम्मा इंतजार कर रही होंगी। हाँ, इस वीकेंड पर तुम लोगों को हमारी तरफ से दावत है, तो आप सब लाजमी आना। उसामा जेब को मोहब्बत से देखते हुए अक्सम से बोला, फिर 10 मिनट वहां रुकने के बाद मूसा और जेब को लेकर चला गया। इस दौरान हानम अपने कमरे में जा चुकी थी और उस्मामा अभी भी गुस्से में से अक्सम को घूरा था। जो भी था, वो अपनी माँ के बारे में काफी हसास था। सेम, बेटा पापा से अभी भी नाराज है। अक्सम हाल में बैठे मामा को देखकर बोला, मेरा नाम मामा खान है और जब तक मेरी मोम की नाराजगी खत्म नहीं हो जाती, आप मुझसे बात नहीं करेंगे। मामा ये बोलकर तसाम के कमरे की तरफ चला गया, जबकि अक्सम ने हैरानगी से बाकी घर वालों को देखा जो इसे घूर रहे थे। अच्छा, जाता हूँ आपकी बेटी को मनाने। इस तरह घूरे तो मत, बेटी ना हो गई कोई शहजादी हो गई। अक्सम बड़बड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया था, जबकि युसरा बेगम ने बेसाख्ता इन दोनों के दरमियान सब कुछ सही होने की दुआ की थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो हानम बेड पर लेटी रोने में मसरूफ थी। अक्सम को बेसाख्ता खुद पर गुस्सा आया था। इसका मजाक इस हद तक बढ़ जाएगा, अगर इसे मालूम होता तो शायद कभी भी हानम से नहीं छुपाता। वो आहिस्ता से चलते हुए इसके पास आया था, जिसका वजूद हिचकोले खाने में मसरूफ था। अक्सम ने इसे गौर से देखा, आंखों पर बाजू रखे वो दुनिया जहां से बेखबर होने में मसरूफ थी। लंबी सांस फिजा में खारिज करते हुए वो इसके पास बेड पर बैठा। हानिम ने इसके बैठते ही आंखों से बाजू हटाया और सामने अक्सम को देखकर वो बेड से उठकर दूसरी तरफ नीचे उतर गई। अक्सम जल्दी से उठकर इस तक पहुंचा, इसके रास्ते में हायल हो गया, जो यकीनन कमरे से बाहर जाने वाली थी। कब तक अपनी बेरुखी की मार मारोगी? अक्सम ने इसके दोनों हाथों को पकड़कर इसकी आंखों में देखते हुए पूछा। नीली आंखों में ढेरों शिकायतें थी तो बुरी आंखों में सिर्फ जज्बात थे। मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ी। वो बिल्कुल 12 साल हानम की तरह मुंह बिसोरते हुए बोली थी। अक्सम को बेसाख्ता इस पर प्यार आया था। वो समझदार थी, लेकिन शायद घर वालों की नजर में इसके लिए तो आज भी वही हानम थी जिसे वो 10 साल के लिए छोड़कर गया था। गलती की किसी की नहीं है हानम, बस वक्त और हालात हमारे हक में बेहतर नहीं थे। ये जुदाई हमारे नसीब में लिखी थी। ये गलतफहमी हमारे रिश्ते का हिस्सा जरूर है, लेकिन एतबार की जंजीर इनको कैद कर सकती है। गलती मेरी भी है, इसलिए तो मुझे भी माफ कर दो। खान, मैंने आपसे बदतमीजी की, आपसे नाराज रही, आपसे बात भी नहीं की। मेरी गलती ज्यादा है। हानिम की बात पर वो मुस्कुराया था। वो आज भी मासूम थी। कौन कहता है वक्त मासूमियत छीन लेता है? अगर मोहब्बत करने वाले जिंदगी में मौजूद हों तो मासूमियत कभी खत्म नहीं हो सकती। सॉरी, तुम्हें थप्पड़ मार दिया, लेकिन वादा करो आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करोगी। 10 साल अगर तुमने अजियत में काटे हैं तो सुकून मैं भी नहीं था। तुम्हें तो अपनी मोहब्बत का अंदाजा हमारी जुदाई पर हुआ था, लेकिन मैं तो मोहब्बत को जानबूझकर खुद से दूर कर गया। तकलीफ अगर तुम महसूस कर रही थी तो दर्द के समंदर में खोते मैं भी लगाए हैं। अक्सम की बात पर वो नम आंखों से मुस्कुराई थी। आप कभी दूसरी शादी तो नहीं करेंगे ना? हानम के सवाल पर अक्सम ने मुश्किल अपना कहका जब्त किया था। तुम्हारी बेरुखी अगर ऐसे ही रही तो सोचा जा सकता है। अक्सम ने इसके हाथों को झटका देकर इसे खुद से करीब किया था। हानम तो इसकी कुर्बत पर ही अपने हवास छोड़ चुकी थी। धड़कनों का शोर कमरे में गूंजा तो हया ने पलकों पर ठहर कर मुकाबिल के जज्बात को दहका दिया था। रुखसारों पर बढ़ती इसकी सांसों की तपिश गाल को गहरा कर गई थी।
लरजते लबों पर खामोशी छा गई थी। वो बेमौल होते हुए झुका और इसके बाएं कान के करीब सरगोशियाना अंदाज में बोला, क्या ख्याल है अब? हॉस्पिटल से बेबी लेने कब जाना है? अब तो डॉक्टर का नंबर लेने की जरूरत भी नहीं है। बोलते वो जानबूझकर इसके कान की लू को लबों से छूकर पीछे हुआ। वो कांप सी गई थी इसके लम्स पर। दूधिया रंगत में सुर्खियां बढ़ती जा रही थी। वो अब नासमझ नहीं रही थी कि इसकी जुमाइनी बातों को ना समझती। अक्सर ने इसके गाल पर अपनी उंगलियों के निशान देखे तो झुककर इसके रुखसार को बेसाख्ता तशनावर लबों से अपनी दीवानगी जाहिर करते हुए इसे मरहम फराहम कर गया था। इससे पहले वो मस्जिद कोई गुस्ताखी करता, मामा के दरवाजा खटखटाने की आवाज पर वो दोनों जैसे हवास पे लौटे थे। अक्सम सख्त बदमजा हुआ था असमामा की मुदाखलत पर, जबकि हानिम नजर चुराते हुए खुद को जल्दी से अक्सम से दूर कर गई और अपना दुपट्टा ठीक करते हुए दरवाजे की जानी पड़ी। तुम्हारे बेटे की मुदाखलत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। रात को इसको एहतसाम के कमरे में भेज देना। अक्सम इसे कान के करीब सरगोशी करते हुए इसको साकित कर गया था और खुद दरवाजा खोलते हुए इस मामा को अंदर आने का रास्ता देकर बाहर निकल गया था। वो पापा ने क्या फिर से मारा आपको? इस मामा ने इसके सुर्ख चेहरे को देखकर परेशानी से पूछा। नहीं, वो तो सॉरी करने आए थे। अच्छा, तुम अपना बैग लेकर आओ, मैं तुम्हें होमवर्क करवा देती हूँ। हानम ये बोलकर वॉशरूम की तरफ चली गई, जबकि इस मामा सर हिलाते हुए बाहर की जानिब भाग गया। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फी मानिल्लाह।